नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रशांत वेदांत होलिस्टिक हेल्थ केयर लुधियाना से। दोस्तों आज मैं आपसे बात करना चाहता हूँ फास्टिंग के बारे में, व्रत या उपवास के बारे में। दोस्तों ये और इसमें भी प्रोलॉन्ग फास्टिंग के बारे में, प्रोलॉन्ग रिलीजियस फास्टिंग के बारे में। दोस्तों ये जो धर्म आधारित जो लंबे लंबे व्रत होते हैं, जैसे अभी श्री माता दुर्गा के व्रत चल रहे हैं, 9 दुर्गों के व्रत चल रहे हैं, 9 दिन के व्रत हैं। और अगर हम मुस्लिम भाइयों की बात करें तो उनके रमज़ान के व्रत आते हैं जो 29 डेज़ और 30 डेज़ लंबे होते हैं। तो दोस्तों ये प्रोलॉन्ग जो फास्टिंग होती है, खासकर रिलीजियस बेस्ड जो फास्टिंग है, तो वो उसका शरीर पे क्या प्रभाव पड़ता है। तो दोस्तों पहले हम देखते हैं कि हमारा शरीर जो है उसके कौन कौन से हिस्से हैं। दोस्तों हमारे शरीर के 2 मेन हिस्से हैं। पहला जो है मटेरियलिस्टिक बॉडी है और दूसरा है वाइटल कंपोनेंट। मटेरियलिस्टिक कंपोनेंट में जो है या इसको हम कहते हैं भौतिक घटक, और वाइटल कंपोनेंट को हम बोलते हैं दैवी घटक। तो दोस्तों मटेरियलिस्टिक बॉडी जो है वो 5 तत्वों से मिलकर बना है, जिसमें जल, अग्नि, वायु, पृथ्वी और आकाश। और ये पांचों तत्व जो है हमारे एनर्जी सोर्स है। हमें इन पांचों तत्वों से एनर्जी लेनी चाहिए, लेकिन हमारी परेशानी ये हो गई कि हम केवल पृथ्वी तत्व से एनर्जी ले रहे हैं। पृथ्वी तत्व में ही भोजन जो है वो पृथ्वी तत्व में, अनाज ये सब पृथ्वी तत्व में आता है, मिनरल्स पृथ्वी तत्व में आते हैं। तो और जो कंस्ट्रक्शन वाली जितनी भी चीज़ें हैं, खनिज पदार्थ वगैरह जो कुछ होते हैं, सब पृथ्वी तत्व में आते हैं। तो हम इसी पे बेस्ड हो चुके हैं अपनी एनर्जी लेने के लिए। लेकिन अगर हमें स्वस्थ रहना है और लंबे समय तक जीना है तो हमें पृथ्वी तत्व पे इतनी डिपेंडेंसी नहीं करनी चाहिए। इससे एनर्जी सोर्स केवल 40% ही आना चाहिए हमारे पास। बाकी 60% जो है, बाकी की जो 4 जो घटक हैं हमारे पास, उनसे आना चाहिए। तो दोस्तों हमें फास्टिंग का मकसद जो है वो मकसद है कि हम अदर सोर्सेज जो हैं, जो एनर्जी चैनल्स हैं, उनको खोलना। तो दोस्तों देखते हैं कि फास्टिंग में किस तरीके से जो है एनर्जी सोर्स चलता है। फास्टिंग का जो मेन जो फूड है, जिससे हम अपनी फास्टिंग में हम जो मेन सोर्स ऑफ एनर्जी है वो है हमारा वाटर और फ्रूट्स। तो दोस्तों इनकी खासियत ये है कि इनको पचने की ज़रूरत नहीं होती और ईजी टू डाइजेस्ट है, क्योंकि इनमें वाटर कंटेंट ज़्यादा होता है। अगर हम बात करें फ्रूट्स की, तो दोस्तों फ्रूट्स में 90% वाटर कंटेंट है, पानी उसमें 90% है। और जिस प्लैनेट पे हम लोग रहते हैं दोस्तों, पृथ्वी में 71% पानी है। अगर हम अपने शरीर की बात करें तो इसमें 65% पानी है। अगर हम अपनी सेल्स की बात करते हैं तो सेल्स में 75% पानी है और फ्रूट्स में 90% पानी है। यानी कि मेन सोर्स ऑफ एनर्जी जो है वाटर है, और वाटर को पचने की ज़रूरत नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है वो खाली है। दोस्तों डाइजेस्टिव सिस्टम इज़ अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम। बहुत ज़्यादा जटिल प्रक्रिया है किसी फूड को पचाने के लिए। अगर आपने एक बार कुछ खा लिया तो इसका मतलब ये हुआ कि 3 से 5 घंटे की प्रक्रिया है। आपकी बॉडी 3 से 5 घंटे तक और कोई काम नहीं कर सकती, केवल उसको ये पचाना पड़ेगा, खाना पचाना पड़ेगा। लेकिन आजकल जो हमारा खाना पीना हो गया है दोस्तों, वो बहुत ही ज़्यादा अनसाइंटिफिक हो चुका है। उसका कोई लॉजिक नहीं, इलॉजिकल, अनसाइंटिफिक है। हम भूख करके नहीं खा रहे हैं, बल्कि हम स्वाद करके खा रहे हैं। हम जीभ की वजह से खा रहे हैं, हम पेट की वजह से नहीं खा रहे हैं। और हमारा जो फूड है, हमारा फूड जो है वो फूड इंडस्ट्री तय कर रहा है। अच्छे अच्छे विज्ञापन आ रहे हैं, बढ़िया बढ़िया पोस्टर लग रहे हैं, उसमें बहुत ही अच्छे अच्छे से फिगर्स बनी हुई है, चीज़ें बनी हुई हैं। उनको देख देख के हमारा मन करता है ये भी खा लें, ये भी खा लें, ये भी खा लें। दोस्तों हम ये बिल्कुल नहीं देख रहे कि हम जो है कि कितने उसका टाइम गैप क्या होना चाहिए, हम क्या खा रहे हैं क्या नहीं खा रहे हैं। अगर आपने कोई भी चीज़ एक बार पेट में डाल दी तो उसको पचाने की प्रक्रिया काफ़ी लंबी है, 3 से 5 घंटे की प्रक्रिया है। लेकिन हम आधे आधे घंटे बाद, एक घंटे बाद लगातार कुछ ना कुछ खाते चले जा रहे हैं। इससे क्या होता है, दिन में 24 घंटे हैं, 24 घंटे हमारी बॉडी जो है केवल एक और एक काम करने में लगी हुई है, वो है खाना पचाना। दोस्तों लेट नाइट फूड की बात करें तो हम लेट नाइट लगभग 11 बजे के आसपास, हम 11 बजे 12 बजे हम लेट नाइट फूड खा रहे हैं। तो यानी कि आपने जो 11 बजे खाना खाया उसको पचने के लिए 3 से 4 घंटे लगने वाले हैं, और वो लगभग 4 बजे तक 5 बजे तक तो आपका पूरा खाना पचेगा ही नहीं। तो दोस्तों यही हमारी बीमारी का मेन कारण है, क्योंकि हम अनसाइंटिफिक वे में खा रहे हैं। तो फास्टिंग में दोस्तों क्या होता है, फास्टिंग में हम अपने जीआई सिस्टम को मोस्टली खाली रखते हैं। ऐसी चीज़ें लेते हैं इसमें वाटर कंटेंट ज़्यादा हो, इनको पचने के लिए ज़्यादा काम ना करना पड़े, ज़्यादा समय ना लगे। तो दोस्तों इससे क्या होता है कि जब हमारी अंतड़ी जो हमारी आंतें और हमारा पेट खाली रहता है, बॉडी की सफाई जो सेलुलर लेवल पे होती है, यानी कोशिका के लेवल पे जो सफाई होती है, जिसमें मेटाबॉलिक जो वेस्ट जो जमा हो जाते हैं उनको निकालने का जो काम होता है, जो क्लीनिंग प्रोसेस होती है सेलुलर लेवल पे, वो खाली पेट ही होती है, एम्प्टी स्टमक ही होती है। तो दोस्तों फास्टिंग में हम एम्प्टी स्टमक होते हैं। तो इसमें क्या होता है, सेल्स अपनी सफाई करती हैं, जितने भी बैड एलिमेंट्स होते हैं वो बाहर निकलते हैं, मेटाबॉलिक वेस्ट बाहर निकलते हैं,
जो सेल्स डैमेज हो चुकी हैं वो बाहर निकलती हैं, जो सेल्स पुरानी हो चुकी हैं वो रिप्लेस होती हैं। तो दोस्तों अब देखते हैं कि इसका एक्चुअल में असर क्या होता है। एक तो मैंने आपको बताया कि क्लीनिंग प्रोसेस स्टार्ट होती है खाली पेट, मेटाबॉलिक वेस्ट जो है वो बाहर होते हैं। दूसरा जो होता है क्या होता है कि ब्रेन और नर्वस सिस्टम, इनकी सेल्स जो हैं वो उनकी रीग्रोथ को स्टिमुलेट करता है। जो फास्टिंग ब्रेन की और नर्वस सिस्टम की सेल्स को जो है उनकी ग्रोथ को, रीग्रोथ को बल्कि वो की ग्रोथ को सपोर्ट करता है। तो दोस्तों उससे क्या होता है कि जो हमारी जो पुरानी सेल्स हैं ब्रेन में और नर्वस सिस्टम में वो हट जाती हैं, उसकी जगह नई सेल्स जो है वो आ जाती हैं। इससे क्या होता है, इससे जो नर्वस सिस्टम की जो प्रॉब्लम्स हैं और जो ब्रेन की प्रॉब्लम है, जैसे अल्जाइमर हो गया, अपना फॉरगेटफुलनेस हो गई, यानी कि याददाश्त बार बार भूलना, इस तरीके के जो सेनाइल चेंजेस हो गए, जो एज रिलेटेड जो चेंजेस आते हैं ब्रेन में और नर्व्स में, वो जो है वो उनकी रफ्तार कम हो जाती है और आप कंपैरेटिवली ज़्यादा स्वस्थ महसूस करते हैं। तीसरी चीज़ क्या होती है इसमें कि स्टेम सेल रिजर्व जो होता है उसको इंक्रीज करती है। स्टेम सेल्स कौन सी होती हैं? स्टेम सेल शरीर में पाई जाने वाली वो कोशिकाएं होती हैं जो शरीर की किसी भी कोशिका का रूप ले सकती हैं और किसी भी ऑर्गन को दोबारा बना सकती हैं। तो स्टेम सेल्स जो होती हैं वो किसी भी कोशिका का रूप ले सकती हैं, संचालन कर सकती हैं। तो स्टेम सेल्स का एक रिजर्व होता है, इस कोटे को जो है, इस रिजर्व कोटे को जो है वो फास्टिंग बढ़ाती है। तो स्टेम सेल्स के रिजर्व को बढ़ाने का मतलब क्या होता है कि आपका रिपेयर सिस्टम जो है काम करने लगता है। इसको स्टेम सेल्स को रिपेयर सिस्टम ऑफ द बॉडी बोलते हैं। तो क्या होता है कि कोई भी अगर अंग आपका बीमार पड़ रहा है, उसकी कुछ कोशिकाएं खराब हो गई हैं या कुछ कोशिकाएं हटाने वाली हैं, तो उनको क्या है, स्टेम सेल्स जो हैं वो उनको रिप्लेस कर देंगी, उन सेल डिवीज़न करके उसको रिप्लेस कर देंगी और ऑर्गन आपका सेफ हो जाएगा। और जो वेस्ट है वो वेस्ट जो है वो आप सेल्स अपने आप ही उसको बाहर कर देती हैं। ध्यान रखिए दोस्तों, शरीर अगर बीमारी को पैदा कर सकता है तो शरीर में वो क्षमता है कि उस बीमारी को ख़त्म भी कर सकता है, लेकिन अगर हम उसको काम करने का मौका देंगे। हम अपने शरीर को 24 घंटे केवल एक ही काम में लगाए हुए हैं, वो है खाना पचाना। तो दोस्तों चौथे नंबर पे जो है वो है कि फास्टिंग की वजह से हमारा रिजर्व फैट जो है वो ब्रेक डाउन होता है। तो रिजर्व फैट जो ब्रेक डाउन होता है, यानी कि जो आपके अंदर फैट जमा है वो टूटता है, उससे एनर्जी मिलती है, इससे आपका शरीर हल्का होता है। दोस्तों रिजर्व फैट से परेशानी क्या क्या आती है, देखिए फैटी लीवर, जब पेट में इकट्ठा हो जाएगा तो आपको ओबेसिटी आ जाएगी, मोटापा आ जाएगा। मोटापा अगर आ गया आपको तो आपका डायबिटीज़ लेवल इधर उधर हो सकता है, आपका हाइपरटेंसिव हो सकते हैं, ठीक है, आपका लिपिड प्रोफाइल बढ़ सकता है, उससे हार्ट डिजीज़ हो सकती हैं। तो इस तरीके की प्रॉब्लम हमें मोटापे से आ जाती हैं। अगर यही फैट लीवर के ऊपर इकट्ठा हो जाएगा तो फैटी लीवर हो जाएगा। अगर फैटी लीवर हो गया तो जो कुछ खाएंगे पिएंगे वो यहीं पर रखा रह जाएगा। आपको थोड़ा सा खाएंगे, आपका पेट फूल जाएगा, आपको अनइजीनेस फील होगा, भूख लगेगी आपको ऐसा लगेगा जैसे आपको खाना चाहिए, लेकिन आप जैसे ही आप एक बाइट लेते हैं आपको ऐसा लगता है जैसे कि मैं अनकम्फर्टेबल हो गया, ठीक है, डकारें आने लगेंगी, ठीक है, पेट खाना यहीं पे रखा रहेगा इस एपिगैस्ट्रिक रीजन में और उससे आगे नहीं बढ़ेगा। आपको ऐसा लगेगा यहाँ पे दर्द सा महसूस होगा या अनकंफर्टेबल हो जाएगा। इस तरीके की चीज़ें आपको फैटी लीवर से आने लगेगी। अगर यही फैट आपके यूट्रस में इकट्ठा हो जाता है तो आपने देखा होगा लेडीज़ में प्रॉब्लम आती है बल्कि यूट्रस की प्रॉब्लम आती है। तो बल्कि यूट्रस में क्या होता है, उसका वजन बढ़ जाता है, जो है वो फैट कंटेंट ज़्यादा होने की वजह से, वजन बढ़ने की वजह से वो नीचे की तरफ बाहर डालने लगता है, तो यूट्राइन प्रोलेप्सिस की परेशानी बढ़ सकती है। या फिर आपको पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़, जो PID की बहुत सारी समस्या देखने को मिलती है। अक्सर जो है वो ड्यूरिंग मेंसेस वो काफ़ी ज़्यादा पेन होता है। वो इस वजह से होता है कि इतना ज़्यादा वेट हो गया है ओवरीज़ में, सब फैट इकट्ठा हो गया है, ओवरीज में वेट हो गया है, आपके यूट्रस में फैट बहुत ज़्यादा हो गया। वो जो वेट एक्स्ट्रा फैट की वजह से जो प्रेशर आ रहा है, जो सेल्स को वो उसको ढक रहा है, उसको प्रेशराइज कर रहा है, जिसकी वजह से उनमें इन्फ्लेमेशन हो रही है। तो ये जो चीज़ें कम करती है, ये आपका फास्टिंग की वजह से रिजर्व फैट आपका टूटता है। जब रिजर्व फैट टूटेगा तो ये सारी चीज़ें जो हैं इनसे हमें राहत मिलेगी। बॉडी के अंदर सारी इन्फ्लेमेशन कम होगी। दोस्तों हार्ट डिजीज़ भी, मेजर कॉज ऑफ हार्ट डिजीज़ जो है वो इन्फ्लेमेशन है आर्टरीज़ का, तो वो भी कम होता है। तो दोस्तों कि ओवरऑल जो आप देख रहे हैं कि फास्टिंग से एक तो क्या होता है कि आप अपने आप को नया बना रहे हैं एक तरीके से। और रिलीजियस फास्टिंग की अगर आप बात करें तो ये आपके वाइटल कंपोनेंट पे भी काम करता है। दोस्तों वाइटल कंपोनेंट को एक बार देख लेते हैं। वाइटल कंपोनेंट में आ जाते हैं, एक तो सोल आ जाती है जिसको हम आत्मा बोलते हैं, दूसरा थॉट्स आ सकते हैं जो आपके विचार हैं, वे भी वाइटल कंपोनेंट, और तीसरा है स्टिग्मा। स्टिग्मा को अगर अध्यात्म में देखें तो वो बोलते हैं संस्कार क्या होते हैं, वो बीज रूप में पड़े होते हैं और इससे आपकी टेंडेंसी और सेंसिटिविटी तय होती है।
कि आपकी टेंडेंसी किस तरफ है। ये सब आपके संस्कार जो हैं वो इसका जो संबंध है वो आपकी पुरानी जर्नी से है। तो दोस्तों ये संस्कार जो हैं वो स्टिग्मा है, बेसिकली कॉज ऑफ डिजीज़ जो है वो स्टिग्मा है। ये भी एक तरीके की वाइटल है, वो किसी भी इंस्ट्रूमेंट से नहीं देखी जाती। आपकी साइंस जो है, मेडिकल साइंस इज़ नॉट एडवांस इनफ टू डिटेक्ट द स्टिग्मा को नहीं पकड़ा जा सकता। ये वाइटल है, जिस तरीके से सोल्स को नहीं देखा जा सकता। अभी मेडिकल साइंस इतनी एडवांस नहीं है कि सोल को भी देख सके, आत्मा को भी नहीं देख सकती। तो इसी तरीके से स्टिग्मा है। तो हमारे वाइटल 3 कंपोनेंट हैं, एक है सोल, दूसरा है थॉट्स और तीसरा है स्टिग्मा। तो ये तीनों चीज़ें जो हैं इन पे भी काम करता है रिलीजियस प्रोलॉन्ग फास्टिंग, क्योंकि आप उसमें रिलीजन प्रैक्टिस भी करते हो। आप इसमें प्रार्थना करते हैं, इबादत करते हैं, आरती करते हैं, रिलीजियस एक्ट डिफरेंट फॉलो करते हैं। आपका जो एक नॉर्मल रूटीन है उससे हट के जो है आप अपने मेंटल स्फीयर पे काम करते हो। तो जो आप मेंटल स्फीयर पे काम करते हो, इस वजह से आपका एंजाइटी, एंगर, डिप्रेशन, स्लीपलेसनेस, ये सारी चीज़ें कम होती हैं। आपका पेट हल्का होने की वजह से, पेट खाली होने की वजह से जो है वो आपके फिजिकल स्फीयर पे जो बहुत काम होता है। कुल मिला के अगर हम बात करें तो आप अपने शरीर को ट्रांसफॉर्म करते हो। एक शरीर जो है वो लगभग नया होता है, तरोताज़ा होता है। तो दोस्तों देखें, अब जिन्होंने ये रिलीजियस प्रोलॉन्ग फास्टिंग स्टार्ट की वो लोग कितने इंटेलिजेंट थे। उन्होंने क्या किया, देखिए अगर नवदुर्गे की बात करें तो ये रिलीजियस प्रोलॉन्ग फास्टिंग जो है वो हमेशा चेंज ऑफ वेदर में ही आती है। तो दोस्तों ये जो नवदुर्गे जो है वो आ रहे हैं सितंबर अक्टूबर के बाद में, जो है आपका ठंड का सीजन स्टार्ट होने वाला है, और मार्च अप्रैल के बाद में आपके गर्मी का सीजन स्टार्ट होने वाला है। तो ये जब चेंज ऑफ वेदर, यानी कि जब एक मौसम खत्म होता है दूसरा मौसम स्टार्ट होता है, उस बीच जो है ये व्रत 9 दिन के व्रत आते हैं। तो इसमें क्या है कि आप जो है मौसमी बीमारियों से भी बच जाते हैं और आपको साल में 2 बार अपने बॉडी को ट्रांसफॉर्म करने का मौका मिलता है। अगर हम इनकी बात करें, अपने मुस्लिम भाइयों की बात करें, तो इसमें जो है वो लोग रमज़ान के जो व्रत रखते हैं वो लगभग अप्रैल मई के में रमज़ान आता है, और वो 29-30 डेज़ के लंबे व्रत रखते हैं। तो ये बॉडी ट्रांसफॉर्म जो है वो करने का एक बहुत अच्छा मौका है। साल में 1 बार, यानी कि, और हिंदू धर्म में साल में 2 बार ट्रांसफॉर्मेशन जो है उसके लिए जो ये व्रत आते हैं। तो दोस्तों मुझे ऐसा लगता है कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि प्रोलॉन्ग फास्टिंग का क्या फ़ायदा है। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि आप एंजॉय करें, अपनी रिलीजियस प्रैक्टिस को एंजॉय करें, और ये लंबे लंबे व्रत रखें, और सोर्स ऑफ एनर्जी चैनल जो है आप वाटर कंटेंट से लें ज़्यादा से ज़्यादा, और अपने आप को स्वस्थ बनाएं।